हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। पी ब्लॉक जो अपना चल रहा है ग्रुप वाइज, उसके अंदर अपना टॉपिक बोरोन फैमिली कंप्लीट हो गया है, कार्बन कंप्लीट हो गया है, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है क्या, ऑक्सीजन फैमिली। देखें ऑक्सीजन फैमिली जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। किसके अंदर? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसको ग्रुप 16 बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड अपन ने पीरियोडिक टेबल में इसके लिए पढ़ा था, चेल्कोजेंस। क्या पढ़ा था? चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस क्या होते हैं बेटा? जो ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ओर का फॉर्मेशन कौन करते हैं? जिनके कंपाउंड मैक्सिमम केसेस में इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है ना। और अपन ने जब सॉल्युबिलिटी चार्ट पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट ए BaSrCa। या फिर अपन ने पढ़ा था अमोनियम फर्स्ट ए, सल्फाइड के लिए पढ़ा था ऑल सल्फाइड आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट ए सेकंड ए, है ना। तो अपन ने ये जो पढ़ी थी ना सॉल्युबिलिटी, तो इसमें देखा था अपन ने कि मैक्सिमम कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन वाले हैं और जो सल्फर वाले हैं वो वाटर इनसॉल्युबल है। इस वजह से ऑक्सीजन फैमिली और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर की वजह से ऑक्सीजन फैमिली को चेल्कोजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखें अपन तो एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास? एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है ना। ऑक्सीजन और सल्फर हमारे यहां पे नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स। सल्फर सेलेनियम जो है वो मेटलॉइड्स हैं और पोलोनियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। इसलिए अपन यहां पे पोलोनियम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NH2 और NP4 होगा। NH2 NP4 का मतलब कि इनके पास में 2 लोन पेयर और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओवरऑल बात करें तो अब मेरे ख्याल से आप गलती करना बंद कर दी होगी आपने। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है ना, और पोलोनियम। तो अब आप फटाफट बोलते जाएंगे। इनर्ट गैस के बाद में क्या क्या आएगा दिमाग में दौड़ा लो फटाफट से। ठीक है ना। तो अपन प्रोड यहाँ पे लिखते जाते हैं। क्या क्या आ जाएगा? 2s2 2p4, 3s2 3p4, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपने पास में 3d10 याद आ गया ना, 4s2 4p4। अब गलती नहीं होगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में 4d10 5s2 और 5p4 आ जाएगा। फिर अपने पास में 4f14 5d10 6s2 और 6p4। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। फिर से वापस से एक बार देखना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल है। सेलेनियम, टेल्यूरियम कहने को मेटलॉइड है, पर इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसके जैसी होती है? नॉन मेटल के जैसी होती है। ठीक है ना। और यहीं पे अपन इस पे एक और चीज कमेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में मिलता है। कौन सी फॉर्म में मिलता है? O2 की फॉर्म में। जबकि सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये S8, Se8 और Te8 की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में भी मिलते हैं। सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, कोर्स के अंदर है भी सही, अपने NCERT के अंदर दे भी रखें, वो अपन पढ़ेंगे। पर जो इनकी मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? S8, Se8 और Te8। ये हो गए अपने क्या, एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है। सबसे पहले दे रखा है कोवेलेंट रेडियस। अब रेडियस की बात करें तो ऊपर से नीचे जाएंगे बेटा, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। देखें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम,
पोलोनियम को तो डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, हाँ भाई, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोवेलेंट रेडियस के बाद अपन बात कर रहे हैं किसकी? आयनिक रेडियस। सबके सब जो है वो नॉन मेटेलिक बिहेवियर तो शो करते ही हैं, इसलिए हम यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में रेडियस की बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं, मतलब हम एनायन की बात कर रहे हैं, है ना, डाई नेगेटिव एनायन की बात कर रहे हैं कि O-2 S-2 कॉमन स्केल रखनी पड़ेगी। कॉमन स्केल नहीं रखेंगे जब तक कैसे अपन कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। O-2 S-2 Se2- और Te2-, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। सब ने इलेक्ट्रॉन 2-2 लिए हैं तो सबके ऊपर इफेक्ट जो है वो कॉमन ही देखने को आएगा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो आयनिक साइज भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। कोई वेरिएशन उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हाँ भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऊपर से नीचे जा रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। इस वजह से ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि अपन ने देखा सबसे ज़्यादा इफेक्ट बोरोन फैमिली में था, क्योंकि वो डी ब्लॉक के एकदम पास में थे। फिर कार्बन पे आए तो इफेक्ट और कम हो गया, नाइट्रोजन पे आए तो इफेक्ट और कम हो गया, और ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अपन जैसे जैसे डी ब्लॉक से दूर आते जा रहे हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट जो है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखें, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कहने का ये है कि ऑक्सीजन फैमिली में जब अपन एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कहीं कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। सिंपल ऑर्डर बनाते जाओ और आंसर निकालते जाओ, है ना, कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। देखें यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो अपने पास है क्या क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना, ये S8, ये Se8, ये Te8 की फॉर्म में। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ ही रहा है, वो तेजी से बढ़ रहा है। किसके कंपैरिजन में? साइज के कंपैरिजन में। अच्छा, ज्योमेट्री का कोई चक्कर ही नहीं है, इसकी डेंसिटी तो वैसे भी कम होगी, और ये और भारी होते चले जा रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मास तेजी से बढ़ रहा है। किसके कंपैरिजन में? साइज के कंपैरिजन में। इस वजह से डेंसिटी जो है वो बहुत तेजी से, डेंसिटी जो है वो तेजी से इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर अगर बनाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। टेलुरियम की डेंसिटी मैक्सिमम होगी इन चारों के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट। देखें, मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबके सब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ रहे हैं। और अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या कम होता हुआ? बढ़ता हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। तो मूवमेंट कराने के लिए ये मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर आप नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी को। जल्दी से नोट करिए।
तो यहाँ से अपनी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है वो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपने पास आता है अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने पास है ऑक्सीडेशन स्टेट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, वो तो शो करना ही है क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखें यहाँ पे है ना, ऊपर से नीचे अपन बात करें तो सभी एलिमेंट्स पे अपन ने देखा था -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं सभी एलिमेंट्स पर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, और मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ये तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है। और अपन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कौन से कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखें, पोलोनियम मेटल है, वो मुश्किल से ही -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो -2 से +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी 2 से ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं सकता। देखो समझना बात को कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन या तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि फ्लोरीन के साथ बना ले तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ में बनाए तो कौन सी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे H2O, H2O2, ठीक है, और F2O2 या O2F2 या OF2, ठीक है ना। ये 4 एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं, और इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आप तो -2, -1, ठीक है, +1 और ये +2। ऑक्सीजन इससे ना तो नीचे जा सकता है ना इससे ऊपर जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर अगर मैं बात करूं दूसरे एलिमेंट्स की, जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, ये -2, +2, +4, +6 ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम इन सब के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये 2 बॉन्ड तो बना ही सकते हैं, 2 के साथ साथ कितने, 4 बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि ये अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन को किस में पहुंचा सकते हैं, d ऑर्बिटल के अंदर। पर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो +4 तो शो कर देगा पर -4 शो नहीं करेगा, ठीक है ना, जिसे अपन ने d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था। क्योंकि सेंट्रल एटम d ऑर्बिटल को तभी यूज करेगा जब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो 4 बॉन्ड बनाने +4, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। S का इलेक्ट्रॉन भी चला जाए किसके अंदर, D के अंदर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाएगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलेगी। -2, +2, +4, +6 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से भी +4 और +6 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इजीली इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से +4 और +6 ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करते हैं। फिर से सुनना, सल्फर का साइज छोटा नहीं है, साइज बड़ा है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इजीली आ सकता है, और पॉजिटिव चार्ज इजीली आ सकता है इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्साइट करवा सकता है, और एक्साइट करवा सकता है इस वजह से ये जनरली +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम यूजली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन। देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम +4 जनरली विथ ऑक्सीजन एंड +6 जनरली विथ फ्लोरीन, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इजीली पॉसिबल है, तो और फ्लोरीन साइज छोटा है, तो स्टेरिक क्राउडिंग का कोई चक्कर नहीं है, इजीली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ऑक्सीजन से इतनी कंपनसेट नहीं हो पाती है जितनी कि फ्लोरीन से हो पाती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास चला जाएगा, तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसलिए फ्लोरीन के साथ में वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहेगा, पर ऑक्सीजन के साथ में जनरली वो कौन सी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, अच्छा अब देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP4 NP4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो +4 और 6 जाते हैं तो कितना +6, ऊपर से नीचे जाएंगे s के इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, मतलब +4 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी और +6 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। फिर से सुनना, अगर s का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +6 आ जाएगा, नहीं करेगा तो +4 आएगा, पर प्लस सल्फर ये जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं इसमें s के इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है इस वजह से +4 बनने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और +6 बनने के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं, और इसी को अपन कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो वापस से एक बार आप स्लाइड की तरफ देखिए, पॉइंट्स को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पॉइंट सारे वापस से। स्टेबिलिटी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर कम होगी क्योंकि नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेंगे। फिर पोलोनियम मेटल है, हार्डली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है इसलिए -2 से +2 तक शो करेगा, ठीक है ना। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम -2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ऑक्सीजन के साथ जनरली +4 में जाते हैं और फ्लोरीन के साथ जनरली किस में जाते हैं, +6 के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो स्टेबिलिटी +6 की ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, जबकि +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट बात करें तो बॉन्डिंग की बात करें, +4 और +6 तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कौन सा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट, इसको नोट करिए फटाफट से, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। इससे 2 चीज़ें जनरल अपने को पता चल गई, सल्फर सेलेनियम जो है जनरली +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना, और सल्फर सेलेनियम टेलुरियम +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और +6 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो कम होती है, +6 +4 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, ये सबका एक कॉमन स्टेटमेंट होता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो एटम्स को बॉन्ड बनाने में ज़्यादा मज़े आते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज क्या होती है, ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए नेक्स्ट उसके बाद में है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी दूसरे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की तरह, अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की तरह ही ऑक्सीजन भी जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो -2 से +2 तक ही शो कर पाता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। पर अगर बात करें सल्फर की तो वो -2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है किसके साथ में, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ में। अपन ने एस ब्लॉक पढ़ा था तब अपन ने लिथियम की बात करी थी, है ना, बेरिलियम की बात करी थी, बोरोन फैमिली में बोरोन की बात करी, कार्बन फैमिली में कार्बन की बात करी, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की बात करी। ये सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ में प्रॉब्लम है, क्यों?
क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसका एक जबरदस्त एग्जांपल है H2O और H2S। H2O में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए H2S का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हुए भी H2S गैस है और H2O लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स वापस से अपन स्लाइड के थ्रू एक बार देख लेते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर उसके बाद में वन टिपिकल एग्जाम्पल of effects of small size and high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in H2S and which is not found in H2S, है ना। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन H2O एंड विच इज नॉट फाउंड इन H2S। एक और देखें, इन द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवैलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड 2, मतलब जनरली 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती है। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो मान लो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4, पर वो जो सल्फर है, जो सेलेनियम है, वो 6 तक आराम से चले जाते हैं। टेल्यूरियम तो 8 तक चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ बेटा, ये एलिमेंट्स E हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2E टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2E टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके जैसे फॉर्मूले, एक H2O हो गया बेटा, H2S हो गया, H2SE हो गया और H2T ही हो गया। ठीक, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन बॉन्ड लेंथ की, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो H2O, H2S, H2SE और H2T ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब बात करें बॉन्ड एंगल का, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है और सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग मतलब उन सराउंडिंग के आपस का रिपल्शन कम होता चला जाएगा। इसलिए बॉन्ड एंगल H2O का सबसे ज़्यादा, उससे कम H2S, उससे कम H2SE और उससे कम H2T। नेक्स्ट, उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब बॉन्ड वीक होता जा रहा है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। H2O, H2S, H2SE और H2T। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा HF और नेगेटिव ऑफ डेल्टा HF ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। देखें यहाँ पे एक है अपने पास H2O, फिर H2S, H2SE और H2T। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है तो रिलीज एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिलीज एनर्जी H2O में होगी। आपको पता भी होगा H2O का फॉर्मेशन एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। इसलिए क्या है कि जब अपन फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो सिंपल बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे आंसर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी H2O की, उससे कम H2S, उससे कम H2SE, उससे कम H2T। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें तो ये इन दोनों के केस में प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और इन दोनों के केस में प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। हम कंपेरेटिव बात कर सकते हैं कि एनर्जी किस में रिलीज होगी और किस में रिलीज नहीं होगी, पर किसके अंदर मतलब ज़्यादा किस में होगी, कम किस में होगी ये बता सकते हैं, पर किस में रिलीज होगी, किस में रिलीज नहीं होगी ये तो अपन को डेटा के बेसिस पे ही बात करनी पड़ेगी, ये अपन मन से नहीं बता सकते। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि कौन इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। सबसे इजीली डिसोसिएट कौन होगा, H2T होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो सारे फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, H2T को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, H2T की है। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूँगा तो
तो एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। H2O तो अपना pH 7 वाला होता है और इन सब की pH 7 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। H2O के अंदर क्या होती है बेटा, H बॉन्डिंग। H2O के अंदर क्या है, H बॉन्डिंग। H2S, H2AC और H2T, इनके अंदर कौन से फोर्सेज होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका, H2O का, उससे कम H2T, उससे कम H2AC और सबसे कम H2S। ऐसा क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो सबसे ज़्यादा होगा। इन तीनों के अंदर मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, H2T का मॉलिक्यूलर वेट इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका, H2S का है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, H2S का होगा। तो इसी के साथ में अपने हाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है और इसके अंदर एक भी एक्सेप्शन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी तक जितने भी अपन ने ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड बात करी है, कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं आया, जनरल ट्रेंड चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सबके सब जनरल ट्रेंड है, कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए एक बार, नोट करिए फटाफट से। तो नोट कर लिया होंगे सारी प्रॉपर्टीज आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में अपने पास है इसके अंदर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन फैमिली की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ ही चल रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, EO2 एंड EO3 टाइप कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। EO टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज आएगा कितना, +2, और +2 इतना सफिशेंट चार्ज नहीं है, +2 इतना सफिशेंट चार्ज नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ में वो मल्टीपल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड स्टेबल बना सके। इस वजह से EO टाइप का कंपाउंड नहीं बनेगा। जनरल कंपाउंड कौन से होंगे बेटा, EO2 एंड EO3। ये प्लस कौन सा वाला, 4 वाला, और ये +6 वाला। अब समझ में आया होगा ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट देखें अपन इसके अंदर के O3, SO2 और SeO2। तो वही बात, ऊपर से नीचे जाएंगे तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो कम होती चली जाएगी। तो ये दोनों तो क्या हो गए, गैस हो गए, और SeO2 जो है वो सॉलिड हो गया। सॉलिड क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे जा रही है ना बेटा, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, तो सल्फर का SO2 और टेल्यूरियम का TeO2। समझना, सल्फर की +4 और +6 में कौन सी ज़्यादा स्टेबल, +6 है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है और लोअर की बढ़ती चली जाती है स्टेबिलिटी। तो क्या हो गया, टेल्यूरियम तो जाना चाहेगा लोअर में, मतलब अपना क्या कराना चाहेगा, रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो TeO2 तो हो जाएगा क्या आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और SO2 क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो देखो क्या है कि बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, पर जो सल्फर है वो मैक्सिमम केस में किस में जाना चाहेगा, हायर में, जबकि जो टेल्यूरियम है वो जाना चाहेगा लोअर में। इस वजह से SO2 तो हो गया आपका कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, और TeO2 हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो EO2 के अलावा, मतलब SO2, SeO2 और TeO2, इनके अलावा ये SO3, SeO3 और TeO3 भी बनाते हैं। पर अभी अपन ने पढ़ा था कि +4 वाले कंपाउंड ज़्यादा कॉमन है ऑक्सीजन के साथ में, जबकि +6 वाले कंपाउंड ज़्यादा कॉमन है किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। तो ये इस टाइप के भी बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सब के सब
ये सब के सब एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। एक भी इसके अंदर एम्फोटेरिक नहीं है, सबके सब, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में फिर वही बात हो गई, ऑक्साइड भी याद एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अभी तक अपन ने जितने भी टॉपिक पढ़े ना, एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एलिमेंट्स पढ़ ली, उनमें कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, सारे नॉर्मल ट्रेंड चले आ रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली में एक भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है अभी तक। ऑक्सीजन फैमिली के जो ऑक्साइड्स है, जितने भी ऑक्साइड्स है, वो सबके सब किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के। पोलोनियम की तो अपन बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वापिस से एक बार अपन देख लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ EO2 एंड EO3 टाइप, ठीक है ना। उसके बाद में O3 सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस, सेलेनियम डाइऑक्साइड, SiO2 इज सॉलिड पॉलीमेरिक फॉर्म की वजह से। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड फ्रॉम SO2 डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 TiO2, ठीक है ना। ऊपर से नीचे अभी अपन ने देखा कि +4 से +6 जाने की टेंडेंसी जो है कम होती जा रही है। तो SO2 की +6 ज़्यादा स्टेबल होगी सल्फर की, तो वो तो हो गया रिड्यूसिंग, जबकि TiO2 और लोअर में जाना चाहेगा तो वो हो गया क्या? ऑक्सीडाइजिंग। उसके बाद बात करें EO2 टाइप सल्फर के, EO2 टाइप के अलावा EO3 टाइप के ऑक्साइड्स भी होते हैं, और सबके सब किस नेचर के होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। ये देखिए इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें थोड़े से पॉइंट्स मैं याद करवाता हूँ आपको, समझना। अब देखो सिंगल बॉन्ड बनाना है तो ग्राउंड स्टेट में भी बना लेगा, एक्साइटेड में भी बना लेगा, है ना, और +4 में भी बना लेगा, +6 में भी बना लेगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? EX2, EX4 और EX6 टाइप के, EX2, EX4, EX6 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनकी कोवैलेंसी 2 से 4, 4 से 6 इसी तरीके से इंक्रीज होती है। कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड बनाने का चक्कर नहीं है। इस वजह से ये तीनों टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि सल्फर जो है, या सल्फर फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली के जो कंपाउंड है, वो तीनों टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, पर तीनों टाइप के क्या बनाते हैं बेटा? वो हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। फिर से देखें यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोराइड पर्टिकुलर, जैसे बात करूं मैं SF2, HCl2, SBr2 और SI2, चलो खुद से भी सोच सकते हो आप कि स्टेबिलिटी, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी SF2, उससे कम HCl2, उससे कम SBr2 और सबसे कम SI2 की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें हेक्सा EX6 की बात करें तो ओनली X = F, मतलब सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और ढंग से लिखें इस चीज को, SF6 का फॉर्मेशन होता है, HCl6, SBr6 और SI6 का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है और सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसेस इन नेचर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसेस इन नेचर, क्योंकि मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जो मोनोमर होगा वो तो जनरली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक क्राउडिंग रीजन, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लुईस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सल्फर में स्टेरिक रीजन आ जाता है। सल्फर का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उससे ऊपर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें SF4, यहां पे देखो, अब SF4, SF6, SeF4 और TeF4, ठीक है ना। ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया क्या? सॉलिड। ऐसा क्यों? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा पॉलीमर होगा वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो वहाँ पे उसके सॉलिड में जाने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में देखें तो फ्लोराइड्स जो हैं, हेक्साफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड EX4 की बात करें तो स्ट्रक्चर जनरली कौन सा होगा इनका? हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d, तो सीसॉ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें इसके बाद में, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड डाइक्लोराइड
ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, ठीक है ना भाई। ऑक्सीजन तो OCl2 को डाइक्लोराइड थोड़ी ना बोलेंगे, इसको तो डाइक्लोरीन ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइक्लोरीन ऑक्साइड या क्लोरीन फर्स्ट ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से ज़्यादा है, इसलिए जब सल्फर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्लोराइड वर्ड यूज आएगा। पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन और ब्रोमीन से, तो जब ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और अपन वर्ड यूज करेंगे क्या? ऑक्साइड। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात आती है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये मोनोहेलाइड का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो इस चीज को समझो, मोनोहेलाइड का क्या चक्कर, ये अब यहां पे एक बॉन्ड बना लिया Cl के साथ में, एक बॉन्ड Cl के साथ में बन गया HCl, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा? डाइमराइज हो जाएगा, डाइमराइज होगा तो कौन सी फॉर्म में मिल जाएगा? डाइमेरिक फॉर्म में। तो ये मोनोहेलाइड तो बनाते हैं, पर इनके मोनोहेलाइड कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? डाइमेरिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं। फिर से वापस सुनना, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक हेलोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे? डाइमराइज हो जाएंगे, तो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि इनके जो डाइमर्स होते हैं, ये जो डाइहेलाइड बना है, डाइहेलाइड जो है जैसे Se2Cl2 हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये +1 के अंदर है और +1 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा? +4, तो AcCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। खुद से हायर में गया है तो खुद से ही किस में जाना पड़ेगा? लोअर के अंदर जाना पड़ेगा। और लोअर +1 से और लोअर क्या पॉसिबल है? 0, क्योंकि माइनस में जाने के लिए तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, माइनस वाला तो कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जिससे सेलेनियम पे चार्ज क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो 1 से नीचे वाला 0 और 1 से ऊपर वाला कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +4। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान दें, ठीक है ना। मोनोहेलाइड हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो इसी के साथ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है ऑक्सीजन फैमिली की। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेटा डाइऑक्सीजन, ओजोन और जो भी अगर टॉपिक बचते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।